जय हिंद दोस्तों। तो बात कर लेते हैं दिन भर की आज सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे बांग्लादेश जेल से भागे आतंकवादी, पाकिस्तान से मिले असला बारूद से बॉर्डर दहलाने की बहुत बड़ी तैयारी। इसी बीच जॉय बांग्ला नहीं होगा राष्ट्रीय नारा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या है आदेश। अब कौन सा बांग्लादेश का नेशनल स्लोगन होने वाला है दोस्तों? क्या वाकई में भारत के खिलाफ ही स्लोगन तैयार किया जाएगा या फिर हिंदुओं के खिलाफ है ये स्लोगन होने वाला है? सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों। तो वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ व्हाइट हाउस में यूएस कैपिटल तक निकाला गया बहुत बड़ा मार्च। दुनिया पूरे फॉर्म में दिखाई दे रही है हिंदुओं पर हमलों को लेकर। तो वहीं बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप के टीम में एक और भारतीय की हुई एंट्री, जिसने वाकई में भारत को गर्व महसूस करा दिया है। लगे हाथों आपको बताएंगे इधर सीरिया में उलझा अमेरिका, तो उधर चीन ने ताइवान पर टेढ़ी नजर गड़ाते हुए भेज दिए जहाज और अपने सैनिक। जी हाँ, सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि मेरा भारत महान है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश जेल से भागे आतंकवादी पाकिस्तान से मिले असला बारूद से अब बॉर्डर दहलाने की कर रहे हैं ये आतंकवादी तैयारी। दोस्तों, भारत बांग्लादेश सीमा पर आतंक की नई साजिश का खुलासा हुआ है, जिसमें कुख्यात आतंकवादी संगठन हरकत उल जिहाद का हाथ भी शामिल है। बांग्लादेश में जेल से भागे अपराधियों और आतंकवादियों ने गिरोह बना लिए हैं और ये भारत बांग्लादेश सीमा पर पाकिस्तान से आए हथियारों के जरिए आतंकी वारदात की तैयारी कर रहे हैं। खुफिया दस्तावेजों के हवाले से एक बड़ा खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के 3 सलाहकार भी इस संगठन के समर्थक हैं। पाकिस्तान ने 53 साल बाद अपने कंटेनर और जहाज के जरिए जो हथियार बांग्लादेश को भेजे थे, अब वही हथियार भारत बांग्लादेश सीमा पर यह आतंकवादी संगठन इस्तेमाल करेगा। सूत्रों के मुताबिक भारत बांग्लादेश सीमा पर बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है और भारतीय सुरक्षा बलों पर घात लगाकर गोलीबारी की जा सकती है। इसके लिए बांग्लादेश में जेल से भागे हुए अपराधियों और आतंकवादियों का एक 50 सदस्यीय संगठन तैयार किया गया है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक इस संगठन को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के बेहद प्रभावशाली लोगों का वर्द हस्त भी प्राप्त है। दोस्तों, ऐसे में वाकई में मोहम्मद यूनुस की सरकार पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत में कोई बड़ा कांड करवा सकती है। इसको कहना भी कोई गलत बात नहीं होगी। जो रवैया यूनुस दिखा रहे हैं भारत के प्रति और भारत के विरोध में जो भी वो फैसले ले रहे हैं, इससे यह कहना गलत नहीं होगा कि मोहम्मद यूनुस भारत का बुरा चाहते हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या निजी राय है, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इतना ही नहीं, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया है कि जॉय बांग्ला नहीं होगा अब राष्ट्रीय नारा बांग्लादेश का। तो फिर कौन सा वो नारा होगा, नेशनल स्लोगन होगा, बता दें। पूर्व राष्ट्रपति और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की फोटो करेंसी नोटों से हटाए जाने के बाद अब जॉय बांग्ला देश का राष्ट्रीय नारा नहीं होगा। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद यूनुस सरकार की याचिका पर यह फैसला दिया है। सरकार ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें जॉय बांग्ला को नेशनल स्लोगन बनाए जाने और सरकार के सभी कार्यक्रमों में इसका उपयोग किए जाने का आदेश दिया गया था, जिसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल पेटिशन दाखिल की थी। अगस्त महीने में बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़कर भागे जाने के बाद मोहम्मद यूनुस सरकार बड़े बड़े बदलाव कर रही है। इसी महीने करेंसी नोट से मुजीबुर रहमान की फोटो हटाकर धार्मिक संरचनाएं, बंगाली परंपराओं और जुलाई में हुए छात्र आंदोलन के दौरान बनाए गए ग्राफिटी को नोटों पर छापने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब राष्ट्रीय नारे को बदलने की तैयारी है। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस जो है वो एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उनको अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया है, ताकि वो बांग्लादेश के लोगों को एक जैसा ट्रीट कर सके। हर एक समुदाय, हर एक तबके को एक समान समझकर देश को आगे बढ़ाने का काम करे। लेकिन जो वो काम कर रहे हैं, सिर्फ एक ही समुदाय को आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी अल्पसंख्यकों खास करके हिंदू समुदाय को प्रताड़ित करने की जो कोशिश कर रहे हैं। वाकई में नोबेल पुरस्कारित व्यक्ति इस प्रकार की सोच के होते हैं, ये पहली बार पता लगा है। ऐसे में आपकी राय दोस्तों बताना मत भूलिएगा। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि मोहम्मद यूनुस हिंदुओं के लिए अच्छा नहीं कर रहे, अल्पसंख्यकों के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को सामने लाइक का बटन है, अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगली खबर बता दें इसी से जुड़ी, जहां बांग्लादेशी हिंदू कह रहे हैं दोस्तों, ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें भारत के जेल में रहना मंजूर है लेकिन बांग्लादेश वापस नहीं जाएंगे। दरअसल त्रिपुरा के अस्पताल, होटलों में बांग्लादेशी बैन हो चुके हैं। पूर्व सीएम ने प्रदर्शनकारियों को अपराधी कह दिया है, लेकिन जो हिंदू, बांग्लादेशी हिंदू भागकर भारत में आए हैं, वो कहते नजर आ रहे हैं कि हमें भारत की जेल में रहना पसंद है लेकिन हम वापस बांग्लादेश नहीं जाएंगे। ये स्थिति है हमारी बांग्लादेश में। जैसा कि आपको मालूम है, नहीं मालूम तो बता दो, त्रिपुरा में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अगरतला में बांग्लादेशी हाई कमीशन में तोड़फोड़ की गई। त्रिपुरा के होटल
एसोसिएशन और एक हॉस्पिटल ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए अपनी सेवाएं बंद कर दी। बांग्लादेश ने भी अगरतला में अपनी वीजा सेवाएं रोक दी और त्रिपुरा से अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए। त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसका पड़ोसी देश से सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहा है। बांग्लादेश में खतरे के चलते हिंदू आबादी बहुत बड़ी तादाद में देश छोड़कर त्रिपुरा के जरिए भारत में अवैध तरीके से घुस आए हैं। उनका कहना है कि वे भारत की जेल में रह लेंगे लेकिन वापस बांग्लादेश नहीं जाएंगे। दोस्तों, उनके इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बांग्लादेश के खुले आसमान में रहना पसंद नहीं करेंगे लेकिन वो भारत की जेल में रहना पसंद करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा प्रताड़ना उनको मिल रही है बांग्लादेश के अंदर। ऐसे में लानत है यूनुस की सरकार पर जो बांग्लादेश के सिर्फ एक तबके को ही समर्थन दे रही है। भारत के अलावा बाकी पूरी दुनिया मुंह ताक कर देखती नजर आ रही है। दोस्तों, इसी बीच जब अमेरिकी हिंदुओं को भी पता चला कि अमेरिका भी इस पर कोई बड़ा कदम नहीं उठा रहा है तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ व्हाइट हाउस में यूएस कैपिटल तक निकाला गया लॉन्ग मार्च। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के विरोध में बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकियों ने व्हाइट हाउस से लेकर यूएस कैपिटल बोले तो अमेरिकी संसद भवन तक मार्च निकाला। हमें न्याय चाहिए और हिंदुओं की रक्षा करो जैसे नारे लगाते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों ने निवर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन प्रशासन और नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से आग्रह किया है कि वे बांग्लादेश की नई सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने को कहें और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करें। तो उधर शेख हसीना ने भी बड़ा बयान दिया। मोहम्मद यूनुस को बता दिया बांग्लादेश में फैली अशांति का मास्टरमाइंड। जी हां, शेख हसीना ने अपनी पार्टी अवामी लीग के एक कार्यक्रम में ऑनलाइन शिरकत करते हुए कह दिया कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को अराजकता में झोंक दिया है। उन्होंने कहा कि यूनुस की वजह से ही बांग्लादेश में सामूहिक हत्याएं हो रही हैं और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। वही अकेला व्यक्ति इन सब का मास्टरमाइंड है। हसीना ने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमलों के लिए भी यूनुस सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने देश की व्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। शेख हसीना ने कहा कि 5 अगस्त के बाद से अल्पसंख्यकों, हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के पूजा स्थलों पर हमले बढ़ गए हैं और हम इसकी निंदा करते हैं। नए शासन में जमात और आतंकवादियों को खुली छूट मिल गई है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, भारत के लिए बड़े ही गर्व की खबर है। ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी हरमीत ढिल्लों को नागरिक अधिकारों के लिए अपने सहायक अटॉर्नी जनरल नामित किया है। दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को भारतीय मूल की अमेरिकी हरमीत ढिल्लों को न्याय विभाग में नागरिक अधिकारों के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल नामित किया। ट्रंप अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ सोशल पर घोषणा की, मुझे अमेरिकी न्याय विभाग में नागरिक अधिकारों के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में हरमीत के ढिल्लों को नामित करते हुए खुशी हो रही है। ट्रंप ने कहा कि हरमीत देश के शीर्ष चुनावी पैरोकारों में से एक हैं जो ये सुनिश्चित करने के लिए लड़ रही हैं कि सभी और केवल वैध वोटों की गिनती की जाए। वो डार्ट माउथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया लॉ स्कूल से स्नातक हैं और यूएस 4th सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में कर्मी रही हैं। दोस्तों, ऐसे में आप उनको कांग्रेचुलेशन कहना मत भूलिएगा और पद को अच्छे से संभाल पाए, इसीलिए ऑल द बेस्ट कहना भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, अब सीरिया में उलझा अमेरिका तो मौका देकर चीन की ताइवान पर टेढ़ी हुई नजर भेज दिए जहाज और चीनी सैनिक। दोस्तों, चीन ने ताइवान पर नया मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को ताइवान ने अपना अलर्ट स्तर बढ़ाते हुए कह दिया है कि चीन ने उसके हवाई और समुद्री इलाके में कई जहाजों को तैनात किया है जो अच्छे संकेत नहीं है। सुरक्षा सूत्रों ने इसे क्षेत्र में पहला सैन्य अभ्यास बताया है। ताइवान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि चीन ने दक्षिणी जापानी द्वीपों और पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर के पास लगभग 90 नौसेना तथा तटरक्षक जहाज तैनात किए हैं जिनमें से लगभग 2/3 नौसेना के हैं। गौरतलब है कि चीन लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है। ताइवान अपनी सरकार, सेना और मुद्रा के साथ खुद को एक संप्रभु राष्ट्र मानता है। हालांकि चीन इस बात पर जोर देता है कि ये द्वीप उसका हिस्सा है और उसने इसे अपने नियंत्रण में लाने के लिए किसी भी तरीके को अपनाने से इनकार नहीं किया है। वहीं बता दें, जयशंकर जी ने इस्लामिक देशों के मंच से दुनिया को दिखा दिया आईना। पाकिस्तान में मच गई कलह दिलचस्प है, वजह आपको बताना है, बहुत जरूरी बता दें। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी मिडल ईस्ट में है। इस खबर ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। वहाँ की सोशल मीडिया पर महाभारत मची हुई है। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक अहम देश बहरीन में है। रविवार को अपने बहरीन के समकक्ष अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जाइनी से मुलाकात करते हुए उन्होंने कहा कि वो सोमवार को होने वाली हाई लेवल जॉइंट कमीशन की बैठक का बहुत बड़ी बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं। जयशंकर जी अल जाइनी के साथ चौथे भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग यानी HJC की सह अध्यक्षता करेंगे। वर्ल्ड लेवल की कॉन्फ्रेंस में शामिल होने बहरीन पहुंचे जयशंकर जी का वहां पर धूमधाम से, जिसे कहते हैं दोस्तों ग्रैंड वेलकम, उस तरीके से उनका स्वागत हुआ। इससे भी पाकिस्तानी अंदर ही अंदर जल भुन गए। इससे ज्यादा दुख तो पाकिस्तान के लोगों को तब हुआ जब वो वीकेंड यानी कि शनिवार को मिडल ईस्ट के एक और इम्पोर्टेड देश कतर में थे, जहां उन्होंने दोहा फोरम में हिस्सा लिया और ऐसी बातें कही जिसको सुनकर दुनिया में सिर्फ एक देश बहुत ज्यादा मुश्किलों में फंस गया है और उसका नाम है पाकिस्तान। जी हाँ, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी वो
वो इस वक्त कतर में मौजूद है। इस्लामाबाद को अफसोस के साथ ये सफाई देनी पड़ रही है कि पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। दोहा फोरम में डॉक्टर जयशंकर जी का जैसा भाषण सामने आया है, बहुत जबरदस्त भाषण है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या वजह है कि अब पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता। साथ ही साथ अगली खबर बता दे, पाकिस्तानी सेना प्रमुख को सोशल मीडिया से मचा खौफ, आवाम के गुस्से से बचने के लिए अब नया फरमान ही जारी कर दिया। दोस्तों, असीम मुनीर ने बता दें, पाकिस्तान की सेना यूं तो हर किसी को आंख दिखाती है कि उससे किसी का डर नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तानी सेना प्रमुख को ही डर लगने लगा है। जी हां, पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल असीम मुनीर को ही पाकिस्तान की आवाम की सोशल मीडिया की ताकत का खौफ सताने लगा है। सेना प्रमुख में ये खौफ पिछले हफ्ते सेना के फॉर्मेशन कमांडरों की बैठक में सामने आया है। बैठक के दौरान फेक न्यूज को लेकर जो उदाहरण दिए गए वो बड़ा ही दिलचस्प था। ये खबरें थी इस्लामाबाद में एससीओ सम्मेलन के लिए विदेश प्रतिनिधि मंडलों की यात्रा के दौरान जब सुरक्षा को लिए सेना को बुलाया गया था, जिन्हें पाकिस्तान की प्रमुख सरकारी इमारतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पर तैनात किया गया था। इसको लेकर सोशल मीडिया में जो प्रचार हुआ वो सेना प्रमुख को पसंद नहीं आया। उन्होंने इस बात पर न सिर्फ चिंता जताई बल्कि इसको फेक न्यूज प्रोपेगेंडा तक करार दे दिया। इतना ही नहीं, सेना प्रमुख अब शहबाज सरकार से फेक न्यूज को रोकने और लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कानून और नियम लागू करने की अपील की है। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख को सोशल मीडिया पर लोगों के लिखने से कितना डर लग रहा है। जबकि लोग रियलिटी लिख रहे हैं फिर भी उसको फेक न्यूज बताकर उन बातों पर रोक लगाई जाने की चाल चल रहा है असीम मुनीर। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, व्लादिमीर पुतिन के गुरु ने दे दी खुली धमकी, कह दिया सीरिया में तुर्की के धोखे को कभी नहीं भूलेंगे। मुस्लिमों देशों के खलीफा बनने वाले इस व्यक्ति एर्दोगन को कभी उनका खलीफा नहीं बनने देंगे। जी हां, रशिया को यूक्रेन युद्ध के बीच सीरिया में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। सीरिया में रूस समर्थक राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर भागना पड़ा है और देश पर एचटीएस विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि एचटीएस विद्रोहियों तुर्की की सेना ने हर तरह से मदद की। यही नहीं, तुर्की की खुफिया जानकारी के बाद एचटीएस ने उस समय हमला बोला जब असद के सबसे करीबी सहयोगी रशिया और ईरान दोनों ही युद्ध में बुरी तरह से फंसे हुए थे। रूसी सेना इस समय यूक्रेन में भीषण जंग लड़ रही है, तो वहीं ईरान और उसका सहयोगी हिजबुल्लाह इजराइल से लड़ाई लड़ रहा है। सीरिया में रशिया का सबसे पुराना विदेशी नौसैनिक अड्डा है और उसको हटाना पड़ सकता है। इस बीच पुतिन के गुरु कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुर्गिन ने तुर्की पर जोरदार हमला बोला। अगली खबर आपको बता दें, जहां कनाडा में पगड़ी और दाढ़ी रखने वाले सिखों के खिलाफ बढ़ गए हैं अपराध। पंजाब में अभिभावक हैं चिंतित। दोस्तों, कनाडा में सिख समुदाय विशेष रूप से पगड़ी और दाढ़ी रखने वाले सिखों के खिलाफ नस्लीय हमलों और हिंसा में हो रही बढ़ोतरी ने पंजाब में अभिभावकों को गहरी चिंता में डाल दिया है। वे अब अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर परेशान है जो पढ़ाई या काम के लिए कनाडा गए हैं। कनाडा में सिख समुदाय जो कुल आबादी का 2.1% है, लंबे समय से नस्लीय भेदभाव और हमलों का शिकार रहा है। हाल के महीनों में इस तरह की घटनाओं में वृद्धि ने सिख समाज के भीतर भय और आक्रोश पैदा कर दिया है। वहीं बता दें, ट्रंप ने उड़ाया ट्रूडो का मजाक, कहा कनाडा के गवर्नर जस्टिन ट्रूडो के साथ डिनर करके बहुत अच्छा लगा। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का मजाक उड़ाते हुए उन्हें ग्रेट स्टेट कनाडा का गवर्नर बता दिया। ये बयान ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए दिया। उन्होंने लिखा कि ग्रेट स्टेट कनाडा के गवर्नर जस्टिन ट्रूडो के साथ डिनर करके बहुत अच्छा लगा। ये मजाक उस समय आया जब ट्रंप ने पहले कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की सलाह दी थी। तो वहीं आपको बता दें, जगदीप धनखड़ के खिलाफ बड़ी गोलबंदी, उपराष्ट्रपति पद से हटाने की मांग को लेकर विपक्ष लाया अविश्वास प्रस्ताव। दोस्तों, संसद में जारी गतिरोध के बीच अब विपक्ष राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ गोलबंद हो गया है। विपक्ष इंडिया ब्लॉक जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। विपक्षी गठबंधन ने 1:37 पर राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को इस आशय का प्रस्ताव सौंप दिया। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 60 सदस्यों के हस्ताक्षर है। दोस्तों, ऐसे में जगदीप धनखड़ को हटाने को लेकर जिस प्रकार से विपक्षी उतारू हो उठे हैं, दोस्तों, इस पर आप एक शब्द में विपक्षियों को क्या कहना चाहेंगे? देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की प्रिय जनता। इसी बीच दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी बताते हुए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए इस वीडियो को भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।